वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी के इकोनॉमिक्स बुक का एक्सरसाइज 2 अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के क्वेश्चन आंसर के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 देख लिया था। जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है पहले वे इसके पार्ट 1 को देख ले ताकि पार्ट 2 आपको आसानी से समझ में आ सके। थ्योरी का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप क्वेश्चन आंसर से पहले इसकी थ्योरी देखें ताकि आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने 12वें क्वेश्चन तक देखा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तो हमने जाना था कि तृतीयक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जो है हम इससे सहमत नहीं है, क्योंकि मतलब तृतीयक क्षेत्र जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमने क्वेश्चन आंसर की थ्योरी देख ली थी। यहाँ एक डाटा दिया हुआ है कि किस तरीके से जीडीपी रहने से देश का विकास होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जीडीपी किस तरीके से भारतीय विकास में जो है वो सहायता प्रदान करती है। यहाँ पे जीडीपी क्षेत्र में हिस्सेदारी दिया गया, देखिए आप 1973 में और देखिए 2003 में। ये तृतीय क्षेत्र जो है ये बड़े वाले आपको जो काले रंग के दिख रहे होंगे, तो देखिए तृतीय क्षेत्र में 1973 में जो है जीडीपी का आंकड़ा कितना था, तो आपको देख सकते हैं आप 70 से 100% के करीब था। और अभी देखिए यहाँ पे आपको 50 से 100% के करीब हो गया। मतलब यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा तृतीय क्षेत्र में वो 50% की वृद्धि हुई है। बाकी अन्य द्वितीय क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं। तो तृतीय क्षेत्र में क्या होता है कि देश का विकास जो है वो अग्रसर होता है। हमने देखा कि 1973 से 2003 में किस तरीके से 50% तक की वृद्धि आई। उसी तरीके से हम यहाँ भी देख सकते हैं कि जीडीपी के क्षेत्रकों में हिस्सेदारी अगर नहीं हुई, देखिए यहाँ पे रोजगार के क्षेत्र में मतलब किस तरीके से बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे आप दो देख लें डाटा, 1973 का डाटा दिया जिसमें से 90 से 100% के बीच में रोजगार था और जीडीपी के आ जाने से जो है इसमें जो है 20%, 80 से 100 के बीच में आंकड़ा बढ़ा, यानी कि 20% तक इसमें सुधार हुआ है। इसमें और भी सुधार होना आवश्यक है क्योंकि हमारे देश में जो है रोजगार की स्थिति काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी हुई है। अब चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 13वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सेवा क्षेत्रक दो विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करते हैं। वे लोग कौन है? मतलब भारत में जो सेवा क्षेत्रक है उसे किस प्रकार के दो लोग नियोजित करते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि भारत में सेवा क्षेत्रक में दो विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करते हैं। हम इस कथन से पूर्णतः सहमत है। भारत में ये दो प्रकार के लोग क्या हैं? एक अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिक है, दूसरा अकुशल तथा अशिक्षित श्रमिक है। मतलब भारत के सेवा क्षेत्र में इसके विकास में जो लगे हुए व्यक्ति हैं उसमें एक तो बहुत मोस्ट एक्सपीरियंस आदमी और मोस्ट एजुकेटेड व्यक्ति होते हैं और दूसरा जो है वो अकुशल और अशिक्षित श्रमिक होते हैं। मतलब ये इन दोनों मिलकर क्या करते हैं तो सेवा क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। सेवा के क्षेत्र में अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिक इसलिए लगे हैं क्योंकि आधुनिकीकरण के साथ साथ क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के कारण अत्यंत कुशल श्रमिकों की सेवा क्षेत्र में आवश्यकता पड़ती है। दूसरी और बहुत अधिक संख्या में छोटी दुकानें, मरम्मत कार्य, परिवहन इत्यादि सेवाओं में लगे हुए हैं। ये अकुशल व अशिक्षित श्रमिक है, ये लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। मतलब कि हमने यहाँ समझा कि जो व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान करते हैं सेवा क्षेत्र में। इसके साथ क्या क्या होता है तो सूचना प्रौद्योगिकी के कारण आज जो है हर चीज़ को मतलब प्रौद्योगिकीकरण से जोड़ दिया गया है। कहने का अर्थ है कि कंप्यूटर युग आप चल सकते हैं, मतलब सब कुछ में हमें तकनीकी सुविधा देखने को मिलती है। तो यह किस कारण है? यह अत्यंत कुशल श्रमिक के द्वारा जो है और शिक्षित लोग जो हैं उनके कारण है। और दूसरी तरफ जो है जो छोटी मोटी दुकान करते हैं, मरम्मत कार्य करते हैं, गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तो ये मजबूर हैं अपनी जीविका को निर्वाह करने के लिए। तो इन दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर ही भारत के सेवा क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। और यही लोग क्या करते हैं विभिन्न प्रकार के मतलब जो सेवा क्षेत्र है उसमें नियोजित भी करते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि ये लोग कौन है, एक तो अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिक, दूसरा कौन है अकुशल तथा अशिक्षित श्रमिक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर में समर्थन में कारण दीजिए। असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों से निर्मित होता है। इसमें नियमों का अनुपालन नहीं होता है। यहाँ कम वेतन वाले रोजगार, यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिक कम वेतन पर काम करते हैं, उनको प्रायः शोषण किया जाता है, उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती है, उनकी आय कम होती है और नियमित नहीं होती है। स्वरोजगार के
संरक्षण नहीं है और न ही इससे कोई लाभ है। असंगठित क्षेत्र जो हो गया, जो मतलब जिसे हम सरकारी श्रेणी में नहीं रखते हैं, मतलब यह सरकारी श्रेणी नहीं होती है, ये क्या होती है, आप इसे प्राइवेट सेक्टर के नाम से जान सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि सरकारी क्षेत्रों में अगर आप बीमार हैं तो आप वहाँ से छुट्टी ले सकते हैं, आपका वेतन जो है वो बंधा हुआ रहता है, आपको बहुत सारे पर्व त्योहारों पर मतलब छुट्टी के दिन जो है वो निश्चित किया जाता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे श्रमिकों का शोषण किया जाता है, उन्हें कम वेतन पर काम करवाया जाता है। साथ ही अगर वे बीमार भी होते हैं तो वो छुट्टी नहीं ले सकते, अगर उन्होंने छुट्टी ले ली तो उनका वेतन कट जाता है। इसके साथ ही साथ उनका जो काम होता है वो फिक्स नहीं होता है, अगर मालिक चाहे तो श्रमिकों को हटा भी सकता है। तो इस काम से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता है। आदमी जो है अपने जीवन यापन के, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए असंगठित क्षेत्रों में क्या करता है, काम करता है, जहाँ पे मजदूरों या श्रमिकों का शोषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है? रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को 2 वर्गों में बांटा था। एक को हम संगठित क्षेत्र बोलते हैं, दूसरे को असंगठित क्षेत्र। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने संगठित क्षेत्र के बारे में अच्छे से जाना था कि यहाँ पे सरकार के द्वारा नियम और कानून बनाए जाते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ने लिखने के बाद हम किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। अगर हम उसमें क्वालिफाइड हो जाते हैं तो हमें सरकारी नौकरी दी जाती है, उसमें सरकारी वेतन दिया जाता है, उसमें छुट्टी के दिन निश्चित होते हैं, आप आराम से कार्य कर सकते हैं, काम के घंटे भी निश्चित होते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ असंगठित क्षेत्रों की बात करते हैं तो वो जो कार्य होते हैं, व्यक्ति अपनी अपने जीवन को, अपनी जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए क्या करता है, असंगठित कार्य करता है। तो असंगठित कार्य में क्या होता है, न तो उसमें वेतन जो है वो फिक्स होता है, न ही उसमें छुट्टी का दिन फिक्स होता है। तो संगठित क्षेत्र में जितनी सुविधा होती है उतनी असंगठित क्षेत्र में नहीं होती है, लेकिन लोग मजबूर होते हैं, इसलिए वे क्या करते हैं, असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। बहुत सारे ऐसे युवा वर्ग हैं, यंगर लोग, जो कि पढ़ने लिखने के बाद भी उन्हें जो है उचित काम नहीं मिल पाता है। आज बहुत सारे कैटेगरी में बटे होने के कारण जो है नौकरी की स्थिति जो है वो अत्यंत दुर्लभ हो गई है। मतलब लोगों को आसानी से नौकरी नहीं मिल सकता, आपको उसके लिए कठिन परिश्रम करनी होगी, तब जाकर जो है आप नौकरी पा सकते हैं और आप संगठित क्षेत्र में काम कर सकते हो। ये आपके ऊपर आपका चुनाव निश्चित करता है कि अगर आप बचपन से एकाग्र होते हैं और अपनी योजनाएं बनाते हैं कि हमें किस क्षेत्र में नौकरी करनी है, इंजीनियरिंग, डॉक्टर या फिर शिक्षक और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब, जिसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना होता है, ताकि आप जो है संगठित क्षेत्र में कार्य कर सके। वहाँ पे आपके वेतन निश्चित होंगे, आपके काम के समय भी निश्चित होंगे और आपको छुट्टी भी दी जाएगी। तो असंगठित क्षेत्र से बहुत अच्छा क्या होता है, संगठित क्षेत्र होता है। हमने इन दोनों बातों को समझ लिया, इसके अंतर्गत भी वही सारी बातें दी गई हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संगठित और असंगठित क्षेत्रों की रोजगार की परिस्थिति की तुलना करें। अब हम इसमें आसानी से तुलना कर सकते हैं जब हमने संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के बारे में जान लिया है। चलिए इन्हें हम एक बार देख लेते हैं सरसरी निगाहों से, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। असंगठित क्षेत्र क्या होता है, ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। कहने का अर्थ है कि जो संगठित कार्य होता है वो सरकारी कार्य कहलाता है, वो सरकार के द्वारा क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। और असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं, ये क्षेत्र सरकार के द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। ये कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, वहाँ पे किसी भी व्यक्ति को अपने अंडर में काम करवा सकता है। जैसे एक मजदूर हो गया और एक मालिक हो गया, मतलब वो अपनी फैक्ट्री में क्या करता है, मालिक अपने मजदूरों से काम कराता है, उससे घंटे भी बहुत अधिक होते हैं, उसका वेतन भी कम होता है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें सरकारी नियम विनियमों का पालन किया जाता है। मतलब जो भी सरकार की तरफ से नियम बनाए गए हैं वो कर्मचारी को नियम मान्य करने होंगे। और असंगठित क्षेत्र में क्या होता है कि इसमें सरकारी नियम या विनियमों का पालन नहीं किया जाता। इसमें जो मालिक होता है वही नियम बनाता है और वही श्रमिक को मानना पड़ता है। इसमें तीसरा पॉइंट है कि यहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है। मतलब यहाँ पे जो काम के समय होते हैं वो निश्चित होते हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र में जो है काम के समय जो होते हैं वो निश्चित नहीं होते हैं। चौथा है कि इस क्षेत्र में कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं, उन्हें सवेतन छुट्टी, भविष्य निधि, सेवा अनुदान आदि प्राप्त होता है। मतलब अगर आप सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। आपको जो है महीने का वेतन जो है वो समय पे दिया जाएगा, उसके अलावा छुट्टियां दी जाएगी। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपको जो है अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा और साथ ही जो है आपको एक्स्ट्रा खर्चे दिए जाएंगे आपके इलाज के लिए। तो सरकारी क्षेत्र के संगठित क्षेत्र में बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्रों में कर्मचारी को कोई रोजगार सुरक्षा नहीं मिलती है। यहाँ पे सवेतन छुट्टी, भविष्य निधि, सेवा अनुदान आदि किसी भी तरीके का प्रावधान नहीं होता है।
5वां पॉइंट है कि सरकारी संस्थान सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करना उदाहरण है। मतलब सरकारी संस्थान जो होते हैं वहाँ पे सरकारी सहायता जो संस्थाओं को योगदान देती है, इसे हम उदाहरण के रूप में दे सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को जो है सरकारी अनुदान दिया जाता है। लेकिन इसमें जो है इसमें भूमिहीन श्रमिक, छोटे किसान, सड़कों पर विक्रय करने वाले श्रमिक तथा कबाड़ उठाने वाले लोग शामिल होते हैं। मतलब सरकारी संस्थानों में वैसे लोग आते हैं जो अच्छे से पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनका जो भी काम होता है उसमें वो ट्रेनिंग लेते हैं तब जाकर काम करते हैं। लेकिन अगर हम असंगठित क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ पे किसी भी तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। लोग क्या करते हैं, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वो किसी भी तरीके के काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए हम समझते हैं कि आप संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रागा रोगा 2005 एक नरेगा है, जिसे हिंदी में समझिए या इंग्लिश में नरेगा कार्यक्रम 2005 के बारे में आपको बताना है कि केंद्र सरकार क्या करती है। भारत के 200 जिलों में काम करने का अधिकार लागू करने का एक नियम और कानून बनाया गया है, जिसको नरेगा के नाम से जानते हैं। नरेगा 2005 के नियम क्या है? यह 200 जिलों में केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया एक कार्य है। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जो है इसके प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है नरेगा के अंतर्गत, कि उन सभी लोगों को काम करने में सक्षम है जिन्हें काम की जरूरत हो। मतलब यहाँ पे कोई भी लोग काम कर सकते हैं जिन्हें लगता है कि हमें काम करने की आवश्यकता है। और सरकार के द्वारा 100 दिनों रोजगार की गारंटी दी जाती है। मतलब 100 दिन तक वे लोग काम करते हैं और यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल होती है तो वह लोग बेरोजगारी भत्ता देती है। अगर सरकार अपने नियम पर आश्रित नहीं है, अगर सरकार किसी भी तरीके से इसमें दखल अंदाजी करती है या फिर यह काम नहीं कर सकती है तो बदले में बेरोजगारी के नाम पे भी लोगों को श्रमिक दी जाएगी, पारिश्रमिक। इस अधिनियम में उन कामों को वरीयता दी जाएगी जिसमें भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है। मतलब यहाँ पे उन कामों को वरीयता खास तौर पर दी जाएगी जहाँ पे मतलब भविष्य में भूमि उत्पादन से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, तो उस पर सरकार क्या करती है, ध्यान देती है। हमने जान लिया कि नरेगा 2005 के नियम क्या है, कि यह 200 जिलों में लोगों को मतलब काम दिया जाता है और यह एक ऐसा कानून है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है अगर काम करने का इच्छुक है तो वो कार्य कर सकता है। 100 दिनों तक कार्य करने दिया जाता है और उसके बाद पारिश्रमिक दी जाती है। अगर सरकार इसमें असमर्थ होती है तो सरकार क्या करती है, बेरोजगार लोगों को भी मतलब क्या करती है, तो बेरोजगारी भत्ता देती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अपने क्षेत्र से उदाहरण लेकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की गतिविधियों एवं कार्यों की तुलना करें। सार्वजनिक क्षेत्र में वे उद्योग जो सरकारी तंत्र के अधीन होते हैं उन्हें सार्वजनिक उद्योग कहते हैं, जैसे कि भारतीय रेल, लोहा इस्पात उद्योग, जहाज निर्माण। सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसी वस्तुओं या सेवाओं का निर्माण होता है जो लोगों के लिए कल्याणकारी है। इसका उद्देश्य निजी हित या लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि सार्वजनिक लाभ कमाना इनका उद्देश्य होता है। इस क्षेत्र में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत का निर्धारण सरकार के द्वारा तय किया जाता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों को निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र नाम से ही मतलब आप समझते होंगे कि सार्वजनिक मतलब सभी लोगों के लिए। तो सभी लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, रेलवे हो गया, उसके लोहा इस्पात उद्योग हो गया, जहाज निर्माण उद्योग हो गया। इसमें क्या करता है, तो इसमें सरकार का पूर्ण रूप से योगदान होता है। सरकार इसके वेतन और भत्ते को निश्चित करती है और इसका लाभ किसे किसे मिलेगा, सार्वजनिक लोगों को कैसे मिलेगा, ये सारे की सारी चीज़ों को सरकार निर्णय इसमें लेती है। और निजी क्षेत्र क्या होते हैं, निजी क्षेत्र में वे लोग होते हैं जो अपनी भूमि के मालिक होते हैं। मतलब उन्होंने जो भी काम किया है वे उसके मालिक खुद होंगे, इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। और निजी क्षेत्र में कौन से उद्योग आते हैं, आम जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, टेलीविजन, एयर कंडीशनर, उसके बाद फ्रिज आदि बनाने वाले उद्योग। ये गतिविधियां निजी लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। मतलब ये काम जो भी लोग करते हैं उनका मतलब फायदा क्या होता है, निजी लाभ कमाना। निजी क्षेत्र कल्याणकारी कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब यहाँ पे आप सभी लोगों को उनकी जरूरत की पूर्ति होती है या नहीं होती है इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ सिर्फ उन्हें निजी काम के लिए देखा जाता है, मतलब अपने लिए अपना फायदा हो सके। यदि वह ऐसा कोई काम करता है तो उसकी अधिक कीमत लेता है। जैसे कि सरकारी विद्यालयों में अधिक फीस वसूलते हैं, निजी क्षेत्र में उद्योग में वस्तुओं की कीमत का निर्धारण बाजारी शक्तियों के द्वारा किया जाता है। मतलब कभी कभी हम देखते हैं कि सरकारी विद्यालय के जो क्लर्क होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों से ज़्यादा पैसे लेते हैं, जो कि गलत है। हमने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बारे में समझ लिया। अब यहाँ पे
19वां क्वेश्चन है कि अपने अपने क्षेत्र से एक उदाहरण लेना है और इस तालिका को पूरा करना है। विद्यार्थी मतलब आपसे कहा जा रहा है कि आप इसे स्वयं करें और बताएं कि यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र वाले कौन कौन सी चीज़ें होंगी और निजी क्षेत्र कौन कौन से होंगे। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा है और उसको अच्छे से समझा है, तो आप इसे खुद भी करें। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसका उत्तर जो है नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ कि सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के उदाहरण दीजिए और व्याख्या कीजिए कि सरकार द्वारा इन गतिविधियों का कार्यान्वयन क्यों किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के 3 उदाहरण क्या हैं जो मतलब सबके लिए किए जाते हैं। उसमें डाकघर जो सबके लिए खुला होता है, रेलवे लाइन और बैंक। इन गतिविधियों का संचालन सरकार करती है। इसके कई कारण हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है। मतलब हम डाकघर सभी लोग जाते हैं, रेलवे पर सब लोग चढ़ते हैं और बैंक का काम सभी लोगों के लिए होता है। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, परंतु इन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते क्योंकि इसमें व्यय बहुत अधिक होता है। डाकघर, रेलवे या बैंक को कोई भी निजी आदमी नहीं खोल सकता क्योंकि इसमें बहुत राशि चाहिए होती है जो कि निजी क्षेत्र वाले लोगों के बस की बात नहीं है, इसलिए ये सरकारी फंड की तरफ से होता है। कुछ गतिविधियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र के उन व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती है। मतलब कुछ कहीं कहीं हम देखते हैं कि सरकारी संस्थान होता जरूर है लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर से काम लेते हैं, तो वहाँ पे सरकार मतलब क्या करती है, लोगों को कार्य देती है लेकिन उन्हें किसी भी तरीके से क्या कर सकती है, प्रोत्साहित नहीं कर सकती है। तीसरा है अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी है जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है। इन पर व्यय करना भी सरकार की अनिवार्यता है। मतलब जो भी हमने सार्वजनिक चीज़ों के बारे में पढ़ा, डाकघर, रेलवे, बैंक या फिर जहाज से संबंधित या एरोप्लेन से संबंधित कोई भी ऐसी चीज़ है, तो उस पर क्या करती है, उस पर सरकार का नियंत्रण होता है और उतना बड़ा खर्चा करना सरकार का ही कार्य होता है जो कि अनिवार्य होता है। सरकार इसकी देखरेख करती है और उसकी यह प्राथमिक जिम्मेदारी होती है सरकार की। हमने सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के उदाहरण समझ लिए। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। व्याख्या कीजिए कि किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान करता है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि आप व्याख्या कीजिए कि देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र योगदान करता है। तो किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। यहाँ पे सबके लिए सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सबके लिए देखना। सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों का संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। ऐसी गतिविधियाँ जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, जैसे कि सड़क, पुलों, रेलवे, पत्तनों, बिजली आदि का निर्माण करना, बांध, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सरकार ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है क्योंकि ये निजी क्षेत्र से संभव नहीं हो सकता। सरकार किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए गेहूं और चावल खरीदती है, इसे अपने गोदामों में भंडारित करती है और राशन की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। इस प्रकार सरकार किसानों को उपभोक्ता दोनों को सहायता पहुंचाती है। सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना जैसे प्राथमिक कार्य सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। समुचित ढंग से विद्यालय चलाना, गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। इस प्रकार किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान जो है वो महत्वपूर्ण है। तो हमने जाना कि सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान जो है वो किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चाहे हम सरकारी विद्यालय की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे सरकारी विद्यालय में शिक्षा कौन देता है, हमें सरकार ही देती है। उसके अलावा जो हम राशन पानी खरीदते हैं बाजारों से, गेहूँ और चावल, तो वो क्या करते हैं, सरकार क्या करती है, किसानों से उचित मतलब सस्ते दामों पर खरीद कर और हमें भी सस्ते दामों पर उपलब्ध कराती है। इससे क्या होता है कि जो बिचौलिया होता है पैसे कमाने वाला, उसका काम खत्म हो जाता है। सरकार जो है किसानों को भी लाभ देती है और सरकार जो है वो जनता को भी लाभ पहुंचाती है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र जिनके बारे में हमने ऊपर पढ़ा, सड़क, पुल, रेलवे और बिजली वगैरह, ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। सरकार क्या करती है, इन्हें जनता को उपलब्ध कराती है और उनसे जो भी मतलब पैसे बनते हैं वो सरकार क्या करती है, फंडिंग में डालती है और फिर ये काम जो है हमेशा इसी तरीके से चलते रहता है। तो हमने जाना कि सार्वजनिक क्षेत्र का विकास जो है, सार्वजनिक क्षेत्र किस तरीके से देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को निम्नलिखित मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है। मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य उदाहरण सहित व्याख्या करें। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को मजदूरी, सुरक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है। इस प्रकार स्पष्ट किया था। मतलब जिस तरीके से संगठित क्षेत्र में लोगों को सुरक्षा दी जाती है उस तरीके से असंगठित क्षेत्र में भी लोगों को सुरक्षा देनी चाहिए। पहला है मजदूरी। असंगठित क्षेत्र श्रमिकों को काम करने के समय निश्चित नहीं है। उन्हें 10 से 12 घंटे बिना ओवर टाइम के कार्य करना पड़ता है। इन श्रमिकों में प्रायः रोजगार सुरक्षा का अभाव पाया जाता है। गरीबी के कारण ये प्रायः कम मजदूरी दर पर वेतन काम करने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए इन संदर्भ में सुरक्षा दी जानी चाहिए। इनके भी काम के घंटे जो है तथा मजदूरी निश्चित होनी चाहिए। मतलब असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक लोग होते हैं वे जो भी कार्य करते हैं वे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करते हैं। तो जो मालिक होते हैं उनसे
मनमाने ढंग से कार्य करवाते हैं, मनमाना घंटा भी। तो सरकार को क्या करना चाहिए, इसमें थोड़ा बहुत तो हस्तक्षेप करना चाहिए, या एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे श्रमिकों को भी फायदा हो। काम के घंटे जो है वो 10-15 से कम कर देने चाहिए, क्योंकि 10-15 घंटे काफ़ी ज़्यादा होते हैं किसी भी श्रमिक के लिए। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सुरक्षा क्षेत्र के श्रमिक प्रायः जोखिम वाले कार्य में संलग्न होते, जैसे कि ईंट उद्योग, कोयले के कारखाने आदि में जो काम करते लोग होते हैं। मान लीजिए कि कभी ऐसी घटना हो जाती है जिससे उनके परिवार के लोगों के, कमाने वाले लोगों की मृत्यु हो गई, तो फिर उनके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। इस हिसाब से सुरक्षा जो है वो अनिवार्यता है, लोगों को सुरक्षा की गारंटी जो है वो मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य जो होते हैं, ये श्रमिक काफ़ी ज़्यादा गरीब होते हैं, इनको पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, ये स्वास्थ्य के विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं। इन कारणों से इनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है, क्योंकि अगर ये बीमार भी पड़ते हैं तो इन्हें काम करने के लिए जाना पड़ता है। इसलिए स्वास्थ्य की सुरक्षा भी इन श्रमिकों को दी जानी चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि नगर के 15,000 श्रमिकों में 15 लाख श्रमिकों में 11 लाख श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। वर्ष 1997-98 में नगर की कुल आय जो है वो 600 करोड़ रुपए थे। इसमें 320 करोड़ रुपए संगठित क्षेत्र से प्राप्त होती है। और इस आंकड़े को सारणी में प्रदर्शित कीजिए। नगर और अधिक रोजगार सृजन के लिए किन तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर श्रमिकों की संख्या दी गई है करोड़ में और लाखों में। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में संगठित क्षेत्र जो है इतने लोग आते हैं, और फिर आय जो है उनकी 32,000 है 4 लाख में। उसके बाद असंगठित क्षेत्र में 11 लाख में लोगों की आय जो है वो 28,000, और कुल जो है यहाँ पे 15 लाख है, और लोगों की टोटल आय जो है वो 60,000 है। यह अहमदाबाद में नगर के आंकड़े हैं। इन आंकड़ों से क्या निष्कर्ष निकलता है कि संगठित क्षेत्र में और असंगठित क्षेत्र की तुलना में श्रमिक लगे हैं। मतलब यहाँ पे जो संगठित क्षेत्र में वो कम लोग लगे हैं और असंगठित क्षेत्र में ज़्यादा लोग लगे हैं। हम ये आंकड़ों से भी देख सकते हैं, मतलब हम डाटा के अनुसार भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर ज़्यादा हैं और संगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर जो है वो कम है। इसका अर्थ है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को बहुत कम वेतन मिलता है। नगर में अधिक रोजगार के सृजन के लिए इन तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा के स्वरूप को बदलना होगा। शिक्षा तकनीकी तथा व्यावसायिक को, मतलब शिक्षा हमें ऐसी मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में वो हमारे काम आ सके। तो शिक्षा को किस चीज़ से जोड़ना चाहिए, व्यावसायिक तरीके से। लोगों को स्वरोजगार प्रारंभ करने के लिए उचित वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। मतलब लोग जो भी काम करते हैं उसमें लोगों को सरकारी सहायता दी जानी चाहिए ताकि वो अपना काम अच्छे से शुरू कर सके, क्योंकि पैसे के अभाव में बहुत सारे लोगों का काम जो है वो ठप पड़ जाता है। निम्नलिखित तालिका में तीनों क्षेत्रों में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो है वो करोड़ों में दिया गया। 1950 में देखिए 80,000 प्राथमिक है, द्वितीयक में 19,000, तृतीयक में 39,000, 2000 में 3,14,000 है, द्वितीय क्षेत्र में 2,80,000 है और तृतीय क्षेत्र में 5,55,000 है। देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पे अंतर आया है और किस तरीके से जीडीपी के आ जाने से जो है 1950 से 2000 के आंकड़ों में तीनों क्षेत्रों में किस तरीके से वृद्धि हुई है। तो वर्ष 1950 से 2000 में जीडीपी के तीनों क्षेत्रों में हिस्सेदारी की गणना कीजिए। तीनों में हमने देखा कि यह जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। अध्याय में दिए गए आरेख 2 के समान इसे दंड आलेख में प्रदर्शित कीजिए और दंड आलेख से हम क्या निष्कर्ष निकालते चलिए। इन क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1950 से 2000 में जीडीपी के 3 क्षेत्रों में हिस्सेदारी की गणना क्या है कि 1950 में यह प्राथमिक क्षेत्र में 58% था, द्वितीय क्षेत्र में 14 और तृतीय क्षेत्र में मात्र 28, और 2000 में इसका आंकड़ा बढ़कर देखिए 58 से 27 है, द्वितीय क्षेत्र में 14 से 25 है और तृतीय क्षेत्र में 28 से 48। तो प्राथमिक क्षेत्र में कम आपको दिख रहा होगा, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों को अध्याय 2 में आरेख 2 के समान इसे दंड आरेख में प्रदर्शित करना है। यहाँ पे जिस तरीके से मैथ में ग्राफ बनाया जाता है उसी तरीके से यहाँ पे भी बनाया गया है। 0 से लेकर 100 तक आपको ले लेना है और देखना है ऊपर से कि किस तरीके से जो यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र है वो 30% है और यहाँ पे देखिए 2000 में प्राथमिक क्षेत्र जो है वो 20% है। उसके बाद 1950 में द्वितीय क्षेत्र जो है वो आपको 60% है और यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र जो है वो 50% है। 1950 में तृतीय क्षेत्र जो है वो 90% है और यहाँ पे जो है वो 80% आपको दिया गया। इस दंड आरेख से सिद्ध होता है कि, अब इस दंड आरेख से हमको क्या बताना है, इस दंड आरेख से हमें निष्कर्ष क्या प्राप्त होता है कि इस दंड आरेख से यह सिद्ध होता है कि सकल घरेलू उत्पाद में जहाँ प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 58% से 27% कम हो गया, वहीं द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में इसमें वृद्धि हुई। द्वितीय क्षेत्र का 14% से 25% हो गया और तृतीय क्षेत्र में 28 से 48 हो गया। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो भी मतलब चीज़ें
उगाई जाती हैं, जो हमें प्रकृति से मिलती हैं, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, द्वितीय क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। द्वितीय क्षेत्र के बाद जो है हम उसे जैसे कि बैंकिंग सुविधा वगैरह या फिर मतलब क्या कहते हैं अनाजों को वाहनों के द्वारा भेजना, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये विकास की ही प्रक्रिया है। तो हमें प्राथमिक क्षेत्र में कम, लेकिन द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो चलिए अब यह चैप्टर जो है समाप्त हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि और इसे अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं